हेलो एवरीवन, टुडे इज डे 2 ऑफ न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स। तो लास्ट वाला क्लास में हम लोगों ने इलेक्ट्रोस्टैटिक्स चैप्टर का कूलम्स लॉ वाला जितने भी प्रॉब्लम्स थे उसको सॉल्व किए थे। कुछ टाइप्स हम लोगों ने देखे थे। और आज हम लोग इलेक्ट्रोस्टैटिक्स चैप्टर के अंदर जो टॉपिक है चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन, उसके बारे में बात करने वाले। अभी सीधा टॉपिक पे चलते हैं। और मैंने बोला भी था कि हम लोग टॉपिक वाइज सॉल्व करेंगे, तो वीडियो को छोटा रखने के लिए ज़्यादा कुछ बोलूँगा नहीं, बस यही बोलना है कि नोट्स ज़रूर लेना और मुझे भेजता रहना। टॉपिक जो है वो चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन है। और चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन तीन तरीके का होता है, राइट। नंबर वन इज लीनियर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन, लीनियर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। नंबर टू होता है सरफेस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। और नंबर थ्री होता है, वेट को थोड़ा सा हटाता हूँ, और नंबर थ्री होता है वॉल्यूम चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन, राइट। लीनियर चार्ज, सरफेस चार्ज एंड वॉल्यूम चार्ज। नाउ द फैक्ट इज, अगर हम लोग लीनियर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन करें तो उधर पे एक डेंसिटी आता है जिसको कहते हैं लीनियर चार्ज डेंसिटी, लीनियर चार्ज डेंसिटी, राइट। अगर हम लोग सरफेस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन करें तो उसमें जो चार्ज का डेंसिटी होता है उसको बोला जाता है सरफेस चार्ज डेंसिटी। और अगर किसी एक वॉल्यूम के अंदर हम लोग चार्ज को डिस्ट्रीब्यूट कर दे तो जो डेंसिटी आता है उसको कहते हैं वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी। तो ये तीनों तरीके का डिस्ट्रीब्यूशन, और तीनों तरीके का डिस्ट्रीब्यूशंस के लिए तीनों तरीके का डेंसिटीज होता है, लीनियर चार्ज डेंसिटी, सरफेस चार्ज डेंसिटी एंड वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी, राइट, वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी। तो ये जानना ज़रूरी है कि लीनियर चार्ज डेंसिटी को हम लोग लैम्डा से डिनोट करते हैं, सरफेस चार्ज डेंसिटी को हम लोग सिग्मा से डिनोट करते हैं, और वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी को हम लोग रो से डिनोट करते हैं। सो ये तीनों तरीके का डेंसिटीज़ होता है। अभी ये भी जानना ज़रूरी है कि लीनियर चार्ज डेंसिटी क्या होता है, बेसिकली क्या है। एक्चुअली पहले डिस्ट्रीब्यूशन के बारे में सोचते हैं। जैसे कि ये एक लाइन है, ओके, ये एक लाइन है। अभी ये लाइन के ऊपर मैंने ऐसे ऐसे चार्ज को डिस्ट्रीब्यूट कर दिया। सो द चार्ज इज़ डिस्ट्रीब्यूटेड अलॉन्ग इट्स लेंथ, ठीक है। तो मान लेते हैं इसका लेंथ जो है दैट इज़ एल, और इसके ऊपर टोटल जो चार्ज डिस्ट्रीब्यूट किया गया है वो चार्ज है क्यू। So this Q amount of charge is not concentrated at any point. This charge is distributed along its length. तो इसका जो linear charge density होगा वो होगा lambda equals to Q by L, यानी the total charge divided by length। अच्छा, अभी बात करते हैं सरफेस चार्ज डेंसिटी के बारे में। जैसे कि ये एक सरफेस है, ओके, कोई सा भी एक रैंडम सरफेस, ऐसा नहीं कि रेक्टेंगल या फिर स्क्वायर या फिर ऐसा कुछ होना चाहिए। कोई परफेक्ट जियोमेट्रिकल शेप नहीं भी होगा तब भी चलेगा वो। तो मान लेते हैं इसके अंदर भी हम लोगों ने क्या किया है, चार्ज को ऐसे डिस्ट्रीब्यूट करके रखे यूनिफॉर्मली। और इसके अंदर इसका सरफेस एरिया कितना है, इसका सरफेस एरिया मान लेते हैं एस, या फिर ए भी कह सकते हैं हम लोग। और इसके ऊपर कितने चार्ज है, मान लेते हैं इसके अंदर चार्ज जो डिस्ट्रीब्यूट किया है वो है क्यू। तो इसका सरफेस चार्ज डेंसिटी, जिसको हम लोग सिग्मा से डिनोट करते हो, क्या होगा, दैट विल बी सिग्मा इक्वल्स टू टोटल चार्ज क्यू डिवाइडेड बाई टोटल सरफेस एरिया। अभी लास्ट आते हैं हम लोग वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी के ऊपर। तो मान लेते हैं ये एक वॉल्यूम है, कोई सा भी एक वॉल्यूम। जैसे कि मैं इधर पे एक घटिया सा क्यूब बनाने का कोशिश कर रहा हूँ, इसके अंदर एक चार्ज, कुछ चार्ज है, ठीक है। द चार्ज इज़ नॉट कॉन्सेंट्रेटेड एट एनी पॉइंट, मैं बार बार यही बोलूँगा। द चार्ज इज़ डिस्ट्रीब्यूटेड ओवर द एरिया, ओवर द सरफेस और ओवर द वॉल्यूम। सो व्हाट इज द वॉल्यूम, से द वॉल्यूम इज़ वी एंड द चार्ज विच इज़ डिस्ट्रीब्यूटेड इज़ क्यू। तो इससे वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी क्या होगा, द वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी रो इज इक्वल्स टू इज टोटल चार्ज बाय टोटल वॉल्यूम। सो इट इज Q by V, as simple as that. So lambda is Q by L, sigma is Q by S and rho is Q by V. तो ये जो नोटेशंस है ना, लैम्डा, सिग्मा एंड रो, वी हैव टू मेंटेन दिस। हम लोग ऐसा नहीं कर सकते कि किसी प्रॉब्लम में लीनियर चार्ज डेंसिटी कर रहे हैं और लीनियर चार्ज डेंसिटी में हम लोग लैम्डा नहीं लिखेंगे, बस रो लिख देंगे, तो ऐसा नहीं चलेगा। जिसका जो नोटेशन है वही मेंटेन करना पड़ेगा। अच्छा, थोड़ा सा यूनिट के बारे में बात कर लेते हैं कि लीनियर चार्ज डेंसिटी जो है उसका यूनिट क्या होता है। अभी देखते हैं कि लैम्डा इज व्हाट, चार्ज पर यूनिट लेंथ, राइट। तो चार्ज इज कूलम्ब एंड लेंथ इज मीटर, सो इट इज कूलम्ब पर मीटर, और हम लोग कह सकते हैं कूलम्ब मीटर इनवर्स, ठीक है। पहले SI की बात करते हैं। और सरफेस चार्ज डेंसिटी क्या होगा, इट इज चार्ज बाई एरिया। सो चार्ज इज कूलम्ब एंड मीटर इज मीटर स्क्वायर, एरिया इज मीटर स्क्वायर, so it is coulomb per meter square, yani it will be coulomb meter to inverse. And the last one is volume charge density, so it is nothing but charge divided by the volume, so it is coulomb meter cube inverse, as simple as that.
और CGS में बात करेंगे तो ये हो जाएगा स्टैट कूलम सेंटीमीटर इन्वर्स, स्टैट कूलम सेंटीमीटर टू इन्वर्स, स्टैट कूलम मीटर क्यूब इन्वर्स, इससे ज़्यादा कुछ है नहीं। तो यही बस इसी कॉन्सेप्ट के ऊपर आज हम लोग पांचों प्रॉब्लम सॉल्व करने वाले हैं। और मैं हर रोज़ यही बोलूँगा कि जो भी टॉपिक है, कोई सा भी एक टॉपिक ले लो और उस टॉपिक से एटलीस्ट 5 प्रॉब्लम सॉल्व कर लो, तो वो बहुत आगे निकल जाओगे तुम लोग। फिर पूरे टॉपिक्स जब कंप्लीट हो जाएंगे उसके बाद कोई सा भी प्रॉब्लम उठा लो, उसको सॉल्व कर लो, बट एटलीस्ट सॉल्व 5 प्रॉब्लम्स रिलेटेड टू एनी टॉपिक। और मैं ये बोल रहा हूँ, किसी का कोई ये सवाल है कि हम लोग टॉपिक वाइज अप्रोच क्यों कर रहे हैं, क्योंकि जितना मेरा जानकारी है कि हम लोग अगर टॉपिक वाइज आगे बढ़े तो टॉपिक क्या होता है ना, हम लोग अगर कोई चैप्टर वाइज बढ़े तो उसमें क्या होता है, तो मान लेते हैं एक बहुत बड़ा चैप्टर है जैसे कि इलेक्ट्रोस्टैटिक्स, ये बहुत बड़ा मॉड्यूल है, इसके अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड भी है, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल भी है, क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज भी है। तो अगला लेक्चर, आई मीन द नेक्स्ट लेक्चर विल बी ऑन क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज, मे बी देखते हैं। तो कोई सा भी अगर हम लोग ऐसे चैप्टर उठा ले जो कि बहुत बड़ा है, तो उसमें उसको हम लोग कंप्लीट करने के बाद क्या करते हैं, प्रॉब्लम सॉल्व करते हैं। अभी उसमें से क्या होता है ना, कुछ कुछ टॉपिक्स होते हैं जिसके ऊपर प्रॉब्लम हम लोग सॉल्व करना भूल जाते हैं, जो मेजर टाइप के प्रॉब्लम होते हैं, जैसे कि गॉसेस लॉ, फिर हो गया स्क्वायर प्रॉब्लम्स, जैसे कि इलेक्ट्रिक फील्ड का जो फॉर्मूला था, इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड का, उन सब में हम लोग ज़्यादा कॉन्सेंट्रेट कर देते हैं। फिर ये जो चार्ज डेंसिटी वाला, फिर हम लोग कह लेते हैं कि क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज वाला, ये सारे प्रॉब्लम्स थोड़ा सा हम लोगों से छूट जाता है। फिर बाद में जाके वही प्रॉब्लम्स ना MCQ क्वेश्चंस, SAQ क्वेश्चंस पे हम लोगों को दिक्कत देता है। इसलिए मेरा जो मानना है, यही मानना है कि टॉपिक वाइज अप्रोच करो। इससे क्या होगा ना, कोई एक चैप्टर को पहले टॉपिक में ब्रेक करो। अगर टॉपिक में ब्रेक करते हैं हम लोग तो कोई भी टॉपिक हम लोगों से छूटेगा नहीं। सो ऑलवेज गो इन द, कोई भी एग्जाम के लिए प्रिपेयर करोगे इन फ्यूचर भी, तो मेरा ये सजेशन रहेगा कि टॉपिक वाइज जब न्यूमेरिकल प्रॉब्लम सॉल्व करोगे ना, तो ऑलवेज गो फॉर टॉपिक वाइज अप्रोच। चैप्टर वाइज अप्रोच से हम लोगों को बहुत सारे कॉन्सेप्ट, बहुत न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स छूट जाता है। चलो बहुत बोल लिया, अभी थोड़ा सा प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे। अगर ये नोट कर लिए शायद तुम लोगों ने। सो आज भी मैंने ऐसे पांचों प्रॉब्लम्स इधर पे तैयार करके रखे, तो एक एक करके लेते। तो प्रॉब्लम नंबर 6, वाई प्रॉब्लम नंबर 6? प्रॉब्लम नंबर 6 इसलिए क्योंकि प्रॉब्लम नंबर 5 तक कल हो चुका है, राइट। तो आज हम लोग इससे सॉल्व करना शुरू करेंगे। तो देखते क्या बोला है। अच्छा, पहला क्वेश्चन बहुत अच्छा क्वेश्चन है, ओके। तो प्रॉब्लम नंबर 6 क्या बोल रहा है कि 27 ड्रॉप्स ऑफ वाटर, ओके। ये मेरा फेवरेट है एक्चुअली। ये जो कॉन्सेप्ट अभी मैं कराऊंगा, ये 27 ड्रॉप वाला या फिर 64 ड्रॉप वाला, तो ये सारे क्वेश्चंस ना हम लोगों को कैपेसिटर के चैप्टर में बहुत दिखेगा और पोटेंशियल के चैप्टर में भी बहुत दिखेगा। तो इसको मतलब ध्यान से सीख लेना आज। ये 27 ड्रॉप्स ऑफ वाटर ईच ऑफ रेडियस 3 मिलीमीटर, यानी जो गिवन पैरामीटर से उसको मैं लिख लेता हूँ। तो पहला गिवन पैरामीटर ये है कि रेडियस इज 3 मिलीमीटर, राइट। 27 ड्रॉप को मैं बाद में देख रहा हूँ। अच्छा, मिलीमीटर को हम लोग सेंटीमीटर में भी कन्वर्ट कर सकते हैं और मीटर में भी कन्वर्ट कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। हैविंग इक्वल चार्ज आर कॉम्बाइंड टू फॉर्म अ लार्ज ड्रॉप, ओके। तो 27 जो पानी के बूंद है, ठीक है, उन 27 ड्रॉप्स को लेकर हम लोग एक बड़ा ड्रॉप बनाएंगे। फाइंड द रेशियो ऑफ द सरफेस चार्ज डेंसिटी ऑन द लार्जर ड्रॉप टू दैट ऑन ईच स्मॉल ड्रॉप, ओके। तो ऐसे ना, ऐसे 27 पानी के ड्रॉप्स है और जिनके लेंथ कहिए या लेंथ या फिर वट एवर इट इज़, तो लेंथ नहीं, रेडियस, डायमीटर, एवरीथिंग इज सेम, वॉल्यूम एवरीथिंग इज सेम, सरफेस एरिया, सो दे आर आइडेंटिकल टू ईच अदर, राइट। अभी हम लोग क्या करेंगे ना कि ये जो 27 ड्रॉप्स है, ऐसे 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 करके एटलीस्ट 27 ड्रॉप्स आर देयर, सबके ऊपर सबका रेडियस सेम है, राइट। सबके रेडियस को हम लोग स्मॉल आर मान लेते हैं, सबके रेडियस को हम लोग स्मॉल आर मान लेते हैं, और सबके ऊपर इक्वल चार्ज है, यानी इसके अंदर भी क्यू चार्ज, इसके अंदर भी क्यू चार्ज, सबके अंदर इक्वल अमाउंट ऑफ चार्ज है। अभी अगर हम इन सारे ड्रॉप्स को मिलाकर एक बड़ा ड्रॉप बनाते हैं तो उसमें क्या होगा, सोचो। मान लेते एक बड़ा ड्रॉप बनता है इधर पे, ठीक है, पानी का एक बड़ा ड्रॉप बना। अभी उसका रेडियस, ठीक है, उसका रेडियस हम लोग मान लेते कैपिटल आर। चलो रेडियस तो कैपिटल आर है, बट व्हाट इज द अमाउंट ऑफ चार्ज in this bigger drop or this larger drop? The amount of charge will be 27Q. Why 27Q? 27 ड्रॉप्स को मिलाकर ये ड्रॉप बना है, तो ऑब्वियसली दिस ड्रॉप विल होल्ड द चार्ज विच इज 27 टाइम्स ऑफ दिस स्मॉलर ड्रॉप्स, राइट। तो ऑब्वियसली द चार्ज इज 27Q। एंड व्हाट अबाउट द रेडियस? तो लोग क्या बोलते हैं जी, सर ये जो रेडियस है ना, दिस रेडियस इज ऑल्सो 27 टाइम्स ऑफ द स्मॉलर ड्रॉप्स। अब ये गलती हो जाएगा,
इसको याद रखना, अगर ये करते हो तो ये बहुत गलत है, ठीक है। क्यों? क्योंकि जब छोटे छोटे ड्रॉप्स को मिलाकर एक बड़ा ड्रॉप बनाया जाता है तो उसमें रेडियस ऐसे जुड़ता नहीं है, उसमें असल में जो ऐड होता है दैट इज़ द वॉल्यूम। वॉल्यूम धीरे धीरे बढ़ता जाता है। द टोटल वॉल्यूम विल बी 27 टाइम्स ऑफ द वॉल्यूम ऑफ ईच स्मॉल ड्रॉप, राइट। तो वॉल्यूम से 27 टाइम्स होगा, रेडियस नहीं। तो मान लेते इसका जो वॉल्यूम है छोटे ड्रॉप्स का, हर एक छोटे ड्रॉप का वॉल्यूम है V1, ठीक है, और जो बड़ा ड्रॉप बना है उसका वॉल्यूम है V2, ठीक है। नाउ व्हाट इज V1? सो V1 इज, तो इट्स अ स्फीयर, राइट। ड्रॉप मतलब क्या होता है? स्फीयर। तो स्फीयर का वॉल्यूम का फॉर्मूला क्या था? 4/3 पाई r क्यूब, राइट। देखो मैंने स्मॉल r लिखा है बिकॉज इट्स द रेडियस ऑफ द स्मॉल ड्रॉप। और V2 क्या होगा? V2 इज 4/3 पाई कैपिटल R क्यूब, राइट, क्योंकि इसका रेडियस कैपिटल R है, कुछ नहीं कर सकता मैं। अभी क्या होगा ना, आई कैन राइट दैट V2 इज इक्वल्स टू 27 टाइम्स ऑफ V1। वाई 27 टाइम्स ऑफ V1? क्योंकि ये सारे 27 ड्रॉप्स को मिलाकर ये बड़ा ड्रॉप बना है, तो ऑब्वियसली इट्स वॉल्यूम शुड बी 27 टाइम्स ऑफ दिस स्मॉलर ड्रॉप्स, राइट। अभी V2 के जगह हम लोग क्या करेंगे ना, V2 के जगह हम लोग कर देंगे इट इज़ 4/3 पाई कैपिटल R क्यूब, और इट विल बी 27 इंटू 4/3 पाई स्मॉल r क्यूब। अभी जो भी कैंसिल आउट होता है लेफ्ट और राइट साइड से, तो 4/3 चला जाएगा, पाई चला जाएगा, तो अल्टीमेटली क्या पड़ा रहेगा? स्मॉल r क्यूब ना कैपिटल R क्यूब इक्वल्स टू 27 small r cube, right? So now what I will do, I will cube root in both sides. I will take cube root in both sides. So r cube will become what? R. 27 will become what? 3, because 3 cube means 27. So cube root of 27 is 3, and cube root of r cube will be r. So r equals to 3r. Yani by comparing their volumes, we can say that the radius of the larger drop is 3 times that of the smaller drops. Okay, so अगर रेडियस हम लोगों को मिल चुका है तो अभी काम आसान हो जाएगा। कैसे आसान होगा? अभी यहाँ तक नोट कर लिए तुम लोगों ने? वेट, सो जो रेस्ट ऑफ द पार्ट है मैं इधर पे कराऊंगा। ओके, सो इतना तो हम लोग को पता चल चुका है कि द रेडियस ऑफ द बिगर ड्रॉप इज 3 टाइम्स ऑफ द स्मॉलर ड्रॉप्स। ओके चलो ठीक है। अभी किसका रेशियो निकालने को बोला है? सरफेस चार्ज डेंसिटी, राइट। तो मान लेते जो छोटे ड्रॉप्स थे उसके सरफेस चार्ज डेंसिटी थे सिग्मा 1, और जो बड़ा ड्रॉप बना है उसका सिग्मा 2, राइट। तो अभी सिग्मा 1 का वैल्यू निकालते हैं। व्हाट इज सिग्मा 1? सिग्मा 1 इज नथिंग बट द चार्ज। सिग्मा 1 किसका है? स्मॉलर ड्रॉप का है। स्मॉलर ड्रॉप में चार्ज कितना है? Q है। हर एक का बात कर रहे हो। चार्ज डिवाइडेड बाई सरफेस एरिया। अभी स्मॉलर ड्रॉप्स भी तो स्फीयर ही है ना, तो स्फीयर का सरफेस एरिया कितना होता है? 4 पाई r स्क्वायर। सो आई एम राइटिंग Q बाई 4 पाई r स्क्वायर, बट इट शुड बी स्मॉलर, राइट। Q बाई 4 पाई r स्क्वायर। अच्छा, अभी सिग्मा 2 की बात करते हैं। सिग्मा 2 क्या होगा? द चार्ज इन द लार्जर ड्रॉप इज व्हाट? 27Q डिवाइडेड बाई इट्स सरफेस एरिया इज व्हाट? 4 पाई कैपिटल R स्क्वायर, राइट। अभी हम लोग क्या करेंगे ना, इस कैपिटल R की जगह स्मॉलर का वैल्यू बिठा देंगे, यानी वी नो दैट कैपिटल R इक्वल्स टू 3 स्मॉलर। तो एक काम करते हैं, सिग्मा 2 इक्वल्स टू क्या होगा फिर? 27Q डिवाइडेड बाई 4 पाई इंटू 3 smaller whole square. So it will become sigma 2 equals to 27Q divided by 3 का स्क्वायर आएगा 9 into 4 pi small r square, right? So if I divide 27 by 9, it will become what? 3. So sigma 2 is equals to 3 small q by 4 pi r square. 3 small q by 4 pi r square. Now see, what is Q by 4 pi r square? It is sigma 1. So here I can put sigma 1. So it is coming what? 3 sigma 1, right? So obviously sigma 2 is 3 sigma 1. If it is sigma 2 equals to 3 sigma 1, then what will be the ratio? Sigma 2 equals to 3 sigma 1. Then if I am calculating sigma 2 by sigma 1, it will become what? Only 3. Only 3 means it is actually 3 by 1, right? Only 3 means 3 by 1. So 3 by 1 is what? 3 is to 1. So sigma 2 is to sigma 1 is equals to what? 3 is to 1. और यही पूछा है क्वेश्चन में कि जो ये बिगर ड्रॉप है या फिर लार्जर ड्रॉप जो है,
और छोटे ड्रॉप का रेशियो कितना है सरफेस चार्ज डेंसिटी का 3:1, वही निकला है हम लोगों का, बस यही तो प्रॉब्लम है। तो शायद इसमें थोड़ा सा कॉन्सेप्ट जो है थोड़ा सा ज़्यादा था, पर फिर भी मतलब उतना प्रॉब्लम नहीं था इसमें। इसको खुद को हटा देता हूँ मैं पहले, ठीक है, नोट कर लेना इसको, ओके, ऑब्वियसली नोट कर लेना। ओके, मूविंग टू द सेकंड क्वेश्चन, राइट, एक तो हो गया हम लोगों से, और ऐसा ही प्रॉब्लम है। हालांकि ये पहला वाला जो था ना, ये थोड़ा सा टफ था कंपैरेटिवली, टफ नहीं बोल सकता मैं इसको, पर कंपैरेटिवली ये अच्छा था। अभी बाकी के जो भी ये बच्चे हैं सारे, मैं कहाँ गया, अच्छा आ गया मैं। Okay, so moving to the second question, that is a hollow spherical conductor of radius 2 cm is electrified with 20 stat coulomb. Okay, so the charge is 20 stat coulomb, मतलब इस CGS में चलेगा, और रेडियस इज 2 सेंटीमीटर। ओके, अभी क्या बोला, डिटरमाइन द सरफेस चार्ज डेंसिटी ऑफ चार्ज ऑन एन एक्सटर्नल सरफेस ऑफ द कंडक्टर। है ये कोई प्रॉब्लम है? स्फेरिकल कंडक्टर बोला है और हॉलो बोला है। हॉलो का मतलब क्या होता है पता है? याद रखना, कोई भी हॉलो कंडक्टर हो तो उसके अंदर कोई चार्ज नहीं रहता है। हॉलो कंडक्टर मतलब जो भी चार्ज हो बाहर के साइड में, अंदर के साइड में कुछ भी चार्ज नहीं, याद रखना इसको। नो हॉलो कंडक्टर विल होल्ड एनी काइंड ऑफ चार्ज इनसाइड इट, वो बाहर ही रहेगा, सरफेस में ही रहेगा, ठीक है। तो स्फेरिकल है ना, तो एरिया क्या है इसका 4πr² ही निकलेगा, रेडियस इज ऑलरेडी गिवन। तो डायरेक्टली हम लोग सरफेस चार्ज डेंसिटी निकालते हैं, चार्ज divided by 4πr², charge is 20, it is 4π20 square, right? Why no 20 square नहीं, 2 square, because the radius is 2. So इसको हम लोग कैलकुलेट कर लेंगे, 20 divided by 4 into 3.14 into 4, right? So if I divide this, will be 5/4. So let's calculate. ये हम लोग हाथ से भी कर सकते हैं वैसे, कोई बात नहीं, बट इन ऑर्डर टू सेव द टाइम, सो 5/4 is coming 1.25. Let's divide it by 3.14. It is coming 0.398. Okay, so the magnitude is 0.398. And what will be the unit? The unit is charge by area, right? यानी stat coulomb सेंटीमीटर टू इनवर्स, दैट्स इट। सो इन दिस वे वी कैन सॉल्व द प्रॉब्लम्स। चलो 2 प्रॉब्लम सॉल्व हो गया हम लोगों से। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रॉब्लम नंबर 8। क्या बोला है प्रॉब्लम नंबर 8 में? हाउ मच चार्ज इज टू बी गिवन टू अ स्फीयर ऑफ रेडियस 30 सेंटीमीटर सो दैट इट्स सरफेस चार्ज डेंसिटी ऑफ चार्ज विल बी 2/π। है, सरफेस चार्ज डेंसिटी इज 2/π, इट इज गिवन। अच्छा, CGS यूनिट क्यों बोला? ये नहीं, मैं ऐसा बोलता हूँ कि जब क्वेश्चन में ऐसा दिया होता है ना कि CGS यूनिट, यानी जो क्वेश्चन सेटर है उनको यूनिट पता नहीं है, इसलिए CGS यूनिट लिख दिया। तो अगर वो CGS यूनिट लिखता है तो हम भी CGS यूनिट ही लिखेंगे, ठीक है। ओके, तो सिग्मा इज गिवन एंड द रेडियस इज ऑल्सो गिवन, दैट इज 30 सेंटीमीटर। ओके, क्या प्रॉब्लम है ये? तो वी नो दैट सरफेस चार्ज डेंसिटी इक्वल्स टू चार्ज बाय एरिया। तो अगेन इट स्फीयर, राइट, तो इट स्फीयर, तो एरिया क्या होगा? एरिया इज अगेन 4πr²। तो कितना चार्ज देना पड़ेगा? यानी वी हैव टू कैलकुलेट द Q विल बी व्हाट, सिग्मा इंटू 4πr²। सिग्मा इज 2/π इंटू 4π इंटू रेडियस इज 30 सेंटीमीटर, उसका स्क्वायर, यानी 30 इंटू 30। सो पाई कट जाएगा, 4 इंटू 2 मतलब 8, 8 इंटू 3 मतलब 24, 24 इंटू 3 मतलब 72, और दोनों जीरो है, यानी 7200 CGS यूनिट। बस हम लोग भी CGS यूनिट लिख देंगे। हालांकि हम लोगों को पता है कि इट शुड बी स्टैट कूलम या फिर ESU, पर हम लोग लिख सकते हैं CGS यूनिट, ठीक है। पर टू बी सेफ तुम लोग ये भी लिख सकते हो कि 7200 ESU और 7200 स्टैट कूलम, ओके, टू बी सेफ, क्योंकि एज वी नो दैट द CGS यूनिट ऑफ चार्ज इज 7200। ये क्या प्रॉब्लम्स है बच्चे, प्रॉब्लम्स। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, what will be the surface charge density of a charge of a sphere of radius 4 centimeter if it is given? हे भगवान, क्या बच्चा प्रॉब्लम है। एक्चुअली ऐसा नहीं है कि मैंने बच्चा प्रॉब्लम चुना है, द फैक्ट इज
ये जो टॉपिक है चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन, प्रॉब्लम आएगा इससे, पर इसके अलावा कुछ हो ही नहीं सकता है ना। वही है चार्ज बाय लेंथ, चार्ज बाय एरिया, चार्ज बाय वॉल्यूम। और अगर हम लोग मोस्ट ऑफ द प्रॉब्लम्स को सॉल्व करें तो हम लोग को दिखेगा मोस्ट ऑफ द टाइम इट इज़ गिवन विथ सरफेस चार्ज डेंसिटी ओनली। लीनियर चार्ज डेंसिटी और वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी उतना देता नहीं है, ठीक है, क्योंकि आगे जाके सरफेस चार्ज डेंसिटी उतना मतलब ज़्यादा यूज होता है इसलिए। रेडियस इज गिवन, द चार्ज इज ऑल्सो गिवन 182। what will be surface charge density? Sigma is equals to what? Charge by 4 pi r square, right? So the charge is 182, it is 4 pi, pi matlab 3.14, and the radius is 4 square matlab 16, right? So you have to calculate it again. So it is 182 divided by 64. Why 64? Because 16 into 4 means 64, and divided by 3.14. 3.14. Yeah, 0.9 it is coming. Yeah, 0.9. 0.9, yeah. So if it is 0.9, what will be its unit? The unit will be stat coulomb centimeter to inverse, charge by area, okay. And let's come to the last question, today's last question on charge distribution. I'm rubbing it. The diameter of a sphere is 2 centimeter. Okay, so the diameter is given, yani the radius will be half of the diameter, that is 1 centimeter. चलो, the sphere is hollow. अच्छा hollow है, right? Hollow means अंदर खाली है, तो अंदर कोई चार्ज भी नहीं होगा, right? याद रखना इसको. And conducting, and is given a charge of 6.16 units. Okay, the charge is 6.16 units. पर मेरा यही सवाल है कि ये जो चार्ज है कहाँ पे, सरफेस में, बाहर में, हॉलो मतलब अंदर में कुछ नहीं होगा, याद रखना इसको. डिटरमाइन द सरफेस चार्ज डेंसिटी ऑफ चार्ज ऑफ द स्फीयर ऑन इट्स आउटर एंड आउटर तो कर ही लेंगे हम लोग. आउटर क्या है, लिखते सिग्मा आउट, मतलब आउटर सरफेस चार्ज डेंसिटी क्या है, चार्ज डिवाइडेड बाई 4 पाई आर स्क्वायर. चलो इसको हम लोग बाद में कैलकुलेट करेंगे, राइट. क्यू का वैल्यू है 6.16 एंड इट इज़ 4 इंटू 3.14 इंटू रेडियस मतलब क्या 1 का स्क्वायर. ये जो भी हम लोग कैलकुलेट करेंगे अभी, पर पहले सॉरी आउट, हाँ अभी इनसाइड वाला कर लेते. सिग्मा इन वो क्या है, अंदर पे तो कुछ चार्ज है ही नहीं, यानी हॉलो है, अंदर में कोई चार्ज है ही नहीं, तो अंदर में सरफेस चार्ज डेंसिटी क्या होगा, 0 होगा, एकदम से दिखा देंगे हम लोग. ओके, सो इट इज 6.16 डिवाइडेड बाई 4 इंटू 3.14, राइट. सो इट इज 6.16 divided by 4 divided by 3.14. So yeah, it's 0.49. That's it. तो बाहर में कितना है 0.49 यूनिट. एक्चुअली हम लोग सीजीएस में कर रहे हैं तो यूनिट लिख सकते हैं, स्टैट कूलम्ब सेंटीमीटर टू इनवर्स लिख लेना है इसको, स्टैट कूलम्ब सेंटीमीटर टू इनवर्स, राइट. और इनसाइड में क्या है, 0 है, क्योंकि अंदर तो कोई चार्ज था ही नहीं. सो प्रॉब्लम्स आर सो सिंपल, राइट. वैसे ही प्रॉब्लम रहेगा अगर टॉपिक वाइज अप्रोच करेंगे. तो एक्चुअली क्या होता है, मैं डिफरेंस समझाता हूँ. जब हम लोग एक साथ एक चैप्टर को सॉल्व करने बैठते हैं तो उसमें क्या है ना, बहुत सारे कॉन्सेप्ट्स एक साथ जुड़ जाते हैं. पर अगर हम लोग टॉपिक वाइज अप्रोच करें पहले सीखने के टाइम, तो उसमें क्या होगा ना, बाकी के जो भी कॉन्सेप्ट्स है, बाकी के जितने भी लॉ है, चाहे वो कूलम्स लॉ हो, गॉसेस लॉ हो, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी हो, डाइपोल हो, कुछ भी हो, वो हम लोग के दिमाग में नहीं रहता है. अभी वी आर ओनली कंसंट्रेटिंग ऑन दिस सरफेस चार्ज डेंसिटी, लीनियर चार्ज डेंसिटी एंड वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी. तो इसमें क्या होता है ना, सिर्फ इसी के ऊपर ध्यान रहता है, बाकी सब कुछ हम लोग के दिमाग से चला जाता है. तो तब वो बहुत आसान लगने लगता है. और फिर जब हम लोग ये सारे टॉपिक सीख जाएंगे, तब हम लोग एक 2-3 दिन का मिसलेनियस लेक्चर्स रखेंगे, जिसमें हम लोग बहुत सारे प्रॉब्लम्स को सॉल्व करेंगे. वो हार्डर लेवल भी करेंगे और ईजियर भी करेंगे. उसमें हम लोग मिक्स कर देंगे प्रॉब्लम्स को, क्योंकि मिसलेनियस सॉल्व करना भी ज़रूरी है. अदरवाइज क्या होता है, ब्रेन काम नहीं करता है ठीक तरह से. वो क्या होता है ना, ब्रेन मतलब एक टाइप के प्रॉब्लम के साथ वो रिलैक्सड हो जाता है कि चलो आई एम कंफर्टेबल विथ ओनली दिस टाइप ऑफ प्रॉब्लम, आज इतना ही करेंगे, आज कल उतना ही करेंगे. ऐसा करेंगे तो प्रॉब्लम हो जाएगा. तो मेरा ये मानना है कि पहले टॉपिक वाइज अप्रोच करके पूरा सीख लो, फिर हम लोग खुद से क्वेश्चन बना सकते. मान लेते एक टॉपिक का मतलब एक चैप्टर में देयर आर 5 टॉपिक्स, तो लास्ट दिन हम लोग क्या कर सकते
कि वो पांचों टॉपिक में से एक एक करके प्रॉब्लम, नया प्रॉब्लम है, वो नया प्रॉब्लम्स को चुनेंगे और फिर वो पांचों प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे। तो क्या टॉपिक वाइज भी हो गया और मिसलेनियस भी हो गया। सो या दैट्स इट। अच्छा, मेरे ख्याल से अच्छा लग रहा है ये लेक्चर्स, तो पता नहीं अच्छा लग रहा है क्या नहीं। नोट्स ज़रूर करते रहना, और अगर मैं कोशिश कर रहा हूँ कि हर दिन इसको बनाऊँ तो ये बहुत आगे जा चुके, मतलब ऑलरेडी हम लोग बहुत आगे जा चुके हैं, क्योंकि दोनों टॉपिक हो गया हम लोगों का, और ये 12 का एक्चुअली बहुत बड़ा चैप्टर है, राइट। तो थियोरिटिकली जो भी हो, और एक बात ये भी है कि प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे तो अगर उससे पहले अगर मैं थ्योरी को दिखा रहा हूँ तो थ्योरी भी उसके साथ साथ पैरेलली आगे बढ़ता जाएगा। ओके, सो या नोट्स देते रहना, कोई प्रॉब्लम होता है तो कमेंट सेक्शन में मुझे ज़रूर बताना, और कुछ नहीं, बस इतना ही। लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब।